सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका सीधा सा संबंध शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से है। शिवसेना के स्थापना दिवस कहिए, दशहरा की रैली कहिए, या ऐसा कोई भी वक्त होता है जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे रहे हों या वर्तमान में उद्धव ठाकरे साहब की बात रही हो, तो उन्होंने अपनी बातों को आक्रामकता से रखा है। खासकर दशहरा रैली शिवसेना के लिए एक संजीवनी का काम करती है। उसी दशहरा रैली में इस बार उद्धव साहब ने पूरी तरह से अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और हिंदुत्व की बात पर अपने पुराने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरा। क्या कहा उन्होंने, इस पर हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं उद्धव साहब ने क्या कहा और फिर हम अपने अतिथियों के पास आते हैं। तसंच आणखीन एक विषय, हिंदुत्व तर आहेच। विजयादशमी म्हटल्यानंतर हिंदुत्वाची विचारधारा तर आलीच। आज 2 मेळावे असतात, एक आपला आणि दुसरा RSSचा। आपले विचार एक आहेत, धारा वेगळ्या असू शकतील, पण विचार एक होते आहेत म्हणून आणि म्हणूनच आम्ही केवळ आणि केवळ हिंदुत्व म्हणून भारतीय जनता पक्षाची युती केली होती। ज्यांना अजूनही वाटते मी मुख्यमंत्री मी म्हणजे ते आहेत, राहिला असतात। जर तुम्ही शिवसेनेला दिलेलं वचन मोडलं नसतं तर कदाचित आज नाही तर उद्या तुम्ही सुद्धा मुख्यमंत्री परत झाला असतात, पण तुमच्या नशिबात नव्हतं म्हणून तुम्ही वचन मोडलत। आणि मी हे पद स्वीकारलं, एका जबाबदारीने स्वीकारलं की केवळ आणि केवळ मी माझ्या पित्याला दिलेलं वचन म्हणून मी हे पद स्वीकारलं। शिवसेना प्रमुखांना दिलेलं वचन, तसं म्हटलं तर ते वचन अजून पूर्ण झालेलं नाही। मी त्यांना सांगितलं तुमचा शिवसैनिक मी मुख्यमंत्री करून दाखवीन आणि तो मी दाखवीनच। ही जबाबदारी मी मोठ्या विचाराने घेतलेली आहे आणि कदाचित जर का दिलेलं वचन त्यांनी पाळलं असतं आणि शिवसैनिक मुख्यमंत्री केला असता तर मी कदाचित हा शब्द वापरतोय, मी ह्या राजकीय जीवनातून बाजूला सुद्धा झालो असतो। कारण हे क्षेत्र माझं नाही जी माझ्यावर टीका होते, होय हे माझं क्षेत्र नाही। मी एक पुत्र कर्तव्य निभावण्यासाठी म्हणून या क्षेत्रात आलो आणि पाय रोवून ठामपणाने उभा राहिलेलो आहे। जी जबाबदारी खांद्यावर आहे ती ठामपणे पार पाडल्याशिवाय मी राहणार नाही, या एका निश्चयाने मी उभा राहिलेलो आहे। हाँ, हे काय थोतांड नाहीये की मैं तो फकीर हूं झोली पहन के, ये झोली बिली है माझी अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाही आहेत। हे विचार आमचे नाहीत। पण जे 2 मेळावे मी म्हटले त्याच्यात आज सकाळी RSSचा मेळावा झालेला आहे, आता आपला मेळावा होतोय। हिंदुत्व ही विचारधारा एक आपल्या दोघांमध्ये समान आहे, एक धागा समान आहे। आणि हिंदुत्व म्हणजे काय, मला मोहनजींना सांगायचे की मोहनजी माफ करा, मी जे काय बोलणार आहे ते कृपा करून मी तुमच्यावरती टीका करतोय असं समजू नका, पण तुम्ही जे काय सांगत आहात आणि मी जे काय सांगतो आहे ते जर का आपलीच माणसं ऐकणार नसतील तर ही मेळाव्याची थेर करायची तरी कशाला। गेल्या वर्षी सुद्धा जे मोहनजींनी सांगितलं होतं हिंदुत्व म्हणजे काय, मी आणले त्यांची वाक्य ही आणलेली आहेत। पण एक मुद्दा मी स्पष्ट करू इच्छितो की आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय, आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे। आणि शिवसेना प्रमुखांनी अनेकदा सांगितलेले आहे, तुम्ही सुद्धा त्याला साक्ष आहात की पहिल्यांदा आपण माणूस म्हणून जन्माला येतो, जात पात धर्म हा नंतर आपल्याला चिकटतो। मग काय करायचं आहे, धर्माचा अभिमान असायला पाहिजे, धर्म पाळायचा पाळला पाहिजे, पण प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरात ठेवायचा आणि घराबाहेर जेव्हा मी पाऊल टाकतो तेव्हा हा माझा देश, हाच माझा धर्म असलाच पाहिजे, हे आमचं हिंदुत्व आहे।
पण हा विचार आमचा आहे, ही शिकवण आम्हाला दिलेली आहे. अशी शिकवण घेऊन आम्ही घराबाहेर पडतो आणि देश हा माझा धर्म म्हणून जेव्हा आम्ही वाटचाल करत असतो, त्यावेळेला जर का आमच्या वाटेमध्ये स्वतःच्या धर्माची मस्ती घेऊन मध्ये कोणी अडथळा आणला, तर मग मात्र आम्ही एक कडवट देशाभिमानी, राष्ट्राभिमानी हिंदू म्हणून त्याच्यासमोर उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाही. ही सुद्धा आमची पुढची शिकवण आहे. हल्ली काय झालेलं आहे, नुसतं ब्ला 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 बोलत जायचं, टीका करायची, विचारांचा पत्ता नाही, कशात काही नाही, एकाचं पायपोस दुसऱ्यात नाही. आणि आज सुद्धा जे मोहन भागवतांचे जे आहेत विचार, त्यांनी म्हटलेलं आहे, हे गेल्या वेळेचं पण थोडंसं मी आणलंय, की हिंदुत्व म्हणजे काय. आणि खरंय, काय त्याच्यात काही चूक नाहीये, की या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते. आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही, तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण. पण या देशापुरता जरी विचार करायचा झाला तर सर्वांचे पूर्वज एक होते, आहेत. हे जर आपल्याला मान्य असेल तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावरनं आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरनं आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसा ढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते? हा जो काही विचार आहे की आपण सगळे एक आहे, हिंदुत्व म्हणजे काय, आम्ही दुसऱ्याचा द्वेष मत्सर करत नाही, पण हे जे दिवसा ढवळ्या दिसतंय, हे मोहनजी तुम्हाला तरी पटते का? तुम्हाला तरी मान्य आहे का? आणि मी जनतेला विचारतोय, तुम्हाला तरी हे मान्य आहे का? जे मी शस्त्रपूजा म्हणून तुमची पूजा केली, सर्वसामान्य माणसाला मला हेच सांगायचं आहे की अरे तू सगळ्यात ताकदवान माणूस आहेस. तुझ्या हातामध्ये जे शस्त्र आहे, लोकशाहीने दिलेले शस्त्र, ते आहे मत. आणि हे मत एका क्षणात रावाचं रंक आणि रंकाचं राव करू शकतो, एवढी ताकद तुझ्या हिंमत तुझ्या मनगटामध्ये आहे. तू कशाला कमजोर आहेस? कशाला तू दुबळा नाहीयेस? त्याच्यानंतर त्यांनी जे काय पुढे सांगितलेले आहे की एक तर आज हिंदू राष्ट्र हा शब्द जेव्हा संघ वापरतो तेव्हा त्यामध्ये सत्ता पिपासूपणा नसतो, त्यामध्ये सत्ता मिळवण्याची लालसा नसते, तर सर्व समावेशक अर्थाने हा शब्द संघ वापरत असतो. सत्तेसाठी संघर्ष करताना विवेक वापरावा, वैचारिक लढा हवा, युद्ध नको. मग तुमच्या विचारधारेतून, तुमच्या वर्गातून जे आता लोक बाहेर पडलेले आहेत आणि सत्ता काबीज करून बसलेली आहेत, त्यांना ही शिकवणी परत लावा जरा एकदा. सध्या जो काय सगळा खेळ चालू आहे, वाटेल ते करायचं, पण मला सत्ता पाहिजे. तो ये थे उद्धव ठाकरे साहब जिन्होंने अपनी बात रखी हिंदुत्व के मुद्दे पर. इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. हमारे साथ हैं प्रकाश चौधरी साहब. प्रकाश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पैनल में. आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारे साथ एडवोकेट मेराज शेख साहब हैं. मेराज साहब पूर्व नगर सेवक हैं शिवसेना के और चीफ विप रहे हैं मुंबई महानगर पालिका में. भारतीय विद्यार्थी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं और आज भी एक कट्टर शिवसैनिक के रूप में जिनकी पहचान है. साथ ही हमारे साथ एडवोकेट कैलाश अगवानी जी हैं और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से हैं. आप सभी तीनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है. चर्चा की शुरुआत मेरा साहब से ही करते हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी के मुखिया ने कल अपनी एक रैली में ज़ोरदार तरीके से शिवसेना के हिंदुत्व की बात कही है. मेरा साहब, आप तो खुद भी गए रहे होंगे, आपने देखा उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा. तो ये हिंदुत्व एक हिंदुत्व है. अब उसकी अलग अलग कैसे परिभाषा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग हिंदुत्व है, शिवसेना के लिए अलग हिंदुत्व है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लिए अलग हिंदुत्व है और आम हिंदूजनों के लिए अलग हिंदुत्व है, कैसे हो? सलमान भाई, ऐसा है कि हिंदुत्व जो है ना, वो हिंदुइज़्म जो है, हिंदुत्व जो है सहिष्णुतावादी कहा जाता है उसको. यानी सहिष्णुता जिसे आप समझ में आता रहेगा आपके सबके कि एक होता है असहिष्णु, एक होता है सहिष्णु. और बाला साहब ठाकरे जो हमारा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो है, वो पहले भी और लास्ट अलग एक ही हिंदू हृदय सम्राट रहेंगे. इनके अलावा दूसरा कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं हो सकता. और बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व था और आज जो शिवसेना हिंदुत्व लेकर चल रही है, वो सहिष्णुतावादी हिंदुत्व है, जिसमें सारे समाज को लेकर, सारे यानी हिंदू
आज हिंदू मज़हब में न जाने कितने सेक्ट्स है। बाला साहब कल उद्धव जी ने, हमारे आदरणीय उद्धव साहब ने कल वही कहा कि बाला साहब जी का जो हिंदुत्व था, हमारा जो हिंदुत्व है, शिवसेना का जो हिंदुत्व है, वो हिंदू समाज जितना भी है हिंदुस्तान का, जितना भी, इसमें मराठी अमराठी नहीं देखने का, सब लोगों को लेके चलने वाला सहिष्णुतावादी हिंदुत्व है। अच्छा, यही बात सरसंघचालक जी ने कही है, मोहन भागवत साहब ने, कि हिंदुत्व, हमारे पूर्वज सब एक थे, उन्होंने तो एक कदम आगे जाकर सभी धर्मों के बारे में भी यही कह दिया। तो उसमें फ़र्क क्या है? मेरा सब जो भागवत साहब कह रहे हैं वो भी वही है, उद्धव साहब कह रहे हैं वो भी वही है, तो फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क अभी दिखाई दे रहा है। आज हम लोग न्यूज़ चैनल्स में सब जगह देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा है। न्यूज़ चैनल तो खैर वो नहीं दिखा रहे वो लोग, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जो नीचे तबके के लोग हैं हिंदू के अंदर भी, बीजेपी वाले या आरएसएस वाले बोलो या बजरंग दल वाले हो या जो भी हो, ये लोग जो है इनकी दमन की राजनीति चालू है। ये कहीं वो औरतों के साथ तो इतना गंदा काम कर रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं। तो ये आप खुद देख लीजिए क्या दिखा रहा है, क्या इनका हिंदुत्व ये है। अब वो अभी जो मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, ये लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे, लोग वो एक बात करते हैं, ये लोग एक बात करते हैं। चौधरी साहब, आपने भी उद्धव साहब के भाषण को देखा और सुना होगा। कल के विषय को लेकर दशहरा की रैली शिवसेना की एक तरह से मानी जाती है कि ये संजीवनी है, और उस दिन बाला साहब से लेकर उद्धव साहब तक के दौर में जो भी उस दिन कहा जाएगा वो पत्थर की लकीर है। और उन्होंने अपने हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य जो विपक्ष में आज उनके खिलाफ है, उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाया है। तो ये आप उसे किस रूप में लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लेती है, और संघ के स्वयंसेवक उसे किस रूप में लेते हैं? सलमान भाई नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, बजरंग दल हो, इनके हिंदू धर्म के कट्टरता के बारे में मुझे लगता है शिवसेना प्रमुख जी से कोई प्रमाण पत्र लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। रही बात दूसरी, आपने कल का मेला देखा रहेगा, वो मेला और बाला साहब के टाइम का मेला, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विचारों से लेके जो लोग वहाँ पे बैठे, उनमें से लेके सब में आप वो फ़र्क महसूस करते हैं। मैं खुद भले भारतीय जनता पार्टी का फॉलोअर रहा हूँ, उस टाइम हम लोग युति में भी थे, लेकिन हम लोग सबसे पहले उस टाइम उस मेले में जाने के लिए बैठे रहते थे। तो ये फ़र्क है। आज आप ये फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि देखिए, हम हिंदुत्व बोलते, मेरे मित्र एडवोकेट साहब ने भी बोला कि हिंदू धर्म बिल्कुल सर्वसमावेशक है, सहिष्णुता है, लेकिन सर सहिष्णुता इतनी होनी चाहिए कि उसके जान पे वो नहीं बने, वहाँ तक ही हम लोग को सहिष्णु रहना है। लेकिन उस सहिष्णुता का, जैसे उन्होंने लखीमपुर खीरी का मामला उठाया, उस जैसे और भी विषय को उठाया कि वो आक्रामकता क्या ज़रूरी है, जबकि दूसरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। सर देखिए, रहा लखीमपुर का मामला, हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं आज किसानों की हालत क्या है। वहाँ पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहाँ आप मंडी में जाइए, मंडी में आपको सब्जी 50 रुपये किलो है, वही सब्जी आप यहाँ कुर्ला के मार्केट में लीजिए 100 रुपये 120 रुपये है। तो वही तो हम लोग फ़र्क ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उस बिल को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है वो बात सही नहीं है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के एक समान विरोधी रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी किसी दौर में, आज उनके साथ सरकार में शामिल है। तो कांग्रेस और एनसीपी के लिए ये एक नया अनुभव है कि शिवसेना के साथ सरकार में है और उनके छोटे भाई बनकर भी रहना स्वीकार किया हुआ है। कैलाश जी, ये दो हिंदुत्व की बातें हो रही हैं। मज़े की बात यह है कि मेरा साहब हिंदुत्व पर बात कर रहे हैं, शिवसेना के हिंदुत्व की। एक अच्छी बात है, इस देश की एक संस्कृति है कि मेराजुद्दीन शेख जैसे लोग हिंदुत्व की बात अपने नज़रिए से कर रहे हैं और शिवसेना की शैली में कर रहे हैं। आप कहाँ पाते हैं इन दोनों हिंदुत्वों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी स्पष्ट कर दूं पहले कि ये हिंदुत्व जो है वही हिंदुत्व है। इसका राजनीति से यहाँ वहाँ हो सकता है, कहीं एक तरीके की परिभाषा होगी, कहीं दूसरी होगी, लेकिन आप जब ये दो धाराएं एक ही हिंदुत्व की बताई जा रही हों, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये एक सेकुलर पार्टी है, और चर्चा क्योंकि हिंदुत्व की हो रही है इसलिए हम हिंदुत्व के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और शिवसेना का हिंदुत्व, ये दोनों में
उसी तरीके का फ़र्क है जिस तरीके का रामायण काल में रावण जी का जो हिंदुत्व था और राम जी का जो हिंदुत्व था। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम अगर माइक सामने आने के बाद में कुछ और बोलेंगे और माइक हट जाने के बाद अगर हमारे कर्तृत्व में फ़र्क होगा तो उसे हम धर्म नहीं कहेंगे, उसे हम अधर्म ही करेंगे। तो ये धर्म की जो परिभाषा यानी हिंदुत्व की जो परिभाषा अगर हमें करनी चाहिए तो हमारे कर्मों से करनी चाहिए। तो आपको कहाँ गलत लग रहा है? कौन से दल का परिभाषा गलत लग रही है, उनके एक्शंस गलत लग रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क कहाँ पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व का नाम तो ले रही है, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ ज़्यादातर हिंदू रह रहे हैं उसके भलाई के लिए जो निर्णय लेने हैं वो निर्णय तो नहीं हो रहे। आज कई ऐसे निर्णय जो उन्होंने लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार ने केंद्र के, कि जिसका सीधा असर आम जनता पे पड़ रहा है जो कि हिंदू है। मैं मान सकता हूं कि अलग अलग तबके के लोग रह रहे हैं भारत में जी, लेकिन उसका असर हिंदुओं पे भी तो पड़ रहा है जो मेजॉरिटी में है। लेकिन देखिए, उस बात को आप समझा पा रहे हैं क्या लोगों को कि भाई जो नुकसान हो रहा है वो बड़े तबके के हिंदुओं का ही हो रहा है? नहीं, भाई बाकी सब तो अल्पसंख्यकों में आ गए, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन उसका परिणाम दुष्परिणाम जो भी हो वो पूरे देश पे पड़ना है। तो क्या आप समझा पा रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे से अभी लोगों को बात समझ में आ रही है, क्योंकि कैसा होता है कि अनुभव से लोगों को समझ में आता है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी देने के बाद आज लोगों को ये अनुभव हो गया है कि इतने सालों तक 60 सालों तक इनको कुर्सी से दूर क्यों रखा गया, उसका अनुभव आज लोगों को हो रहा है। और आने वाले चुनाव में भी लगातार दूसरी बार तो सरकार सौंपी गई ना, लगातार दूसरी बार किस तरीके से सरकार सौंपी गई इसके चर्चा में अगर हम जाएंगे तो उसमें कई मुद्दे हैं जी। उसमें एडवर्टाइजमेंट मास्टर्स भी आ जाएंगे, उसमें इवेंट मैनेजर्स भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। लेकिन विचारों की जब हम राजनीति की बात करते हैं, आज आप अगर माइक लेकर के रास्तों पर उतरेंगे तो रास्ते पर उतरने में के बाद आम लोग जो है, आम लोग इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। आम लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग निर्णयों का, चाहे वो कई ऐसे निर्णय हो जिसमें अभी मैंने परसों भी कहा एक इंटरव्यू में कि उड्डान मंत्री तो है लेकिन अभी कोई एयरलाइंस सरकार की बचेगी कि नहीं बचेगी ये सवाल पैदा हो रहा है। मतलब कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे जो अलग अलग विषयों को उठाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है। आपको लगता है? जरूर जरूर। आप चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि ये इतनी आक्रामकता से एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका केंद्र सरकार के नजरिए से, राज्य में तो खैर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सत्ता दल के सहभागी हैं, क्या राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका उस तरीके से निभाई जा रही है जैसा कि एक रचनात्मक विपक्ष को होना चाहिए? आपको लगता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। विपक्ष में तो कई साल हम लोग भी बैठे और हमने जो वैचारिक हमले किए आपने भी देखे, वो तो पूरे संसद में वहाँ पे आवाज़ उसकी गूंजी। उसके बाद 2014 में भी देखा सत्ता परिवर्तन किस तरह से हुआ। 2019 में भी लोगों ने 350 से ज़्यादा वोटों से हम लोगों को देश में सत्ता में लाया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। अच्छा, सत्ता पक्ष जो काम कर रहा है उसका विरोध हो रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने सीधे सीधे ईडी और अन्य सरकारी संस्थाओं का, जो केंद्रीय संस्थाएं हैं और उनके उपयोग, बल्कि यूँ कहें कि उनके दुरुपयोग के मुद्दे को भी उठाया है। तो ये क्या सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल सरकार सचमुच में कर रही है, आपको लगता है? क्योंकि देखिए, इसके कहने के लिए तो केंद्रीय प्रवक्ता और बड़े नेता कहेंगे, पर आपको लगता है क्या इन आरोपों में दम है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये तो पहली बात तो ये स्वायत्त संस्था है केंद्र की, ये खुद अपना प्रोग्राम तय करती है। और मुझे सर एक लगता है, अगर प्रकाश चौधरी दोषी है, उसके पीछे अगर ईडी हो या और दूसरी कोई केंद्रीय संस्था उनको कोई जांच कर रही, तो मुझे उसको फेस करना चाहिए, ना कि मुझे उससे भागना चाहिए। तो मेरा साहब, आप तो एडवोकेट भी हैं, आप भी एडवोकेट हैं, कैलाश साहब भी एडवोकेट हैं, तो आप समझ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये ईडी वगैरह का जो मामला है, ईडी है और अन्य जांच एजेंसियां हैं, इनका केंद्र की तरफ से दुरुपयोग हो रहा है? 100%, 100%। और इसमें अभी जैसे मेरे मित्र ने कहा कि ये स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल नहीं है। ये सारी संस्थाएं ये अमित शाह जी के अंडर में आती है
और ये पूरा दमन की राजनीति चल रही है। अच्छा, उसी और इसलिए मुझे उद्धव साहब ने उसी शायद किया ना, जी, उसी तरफ इशारा किया ना कि ईडी और वगैरह को साइड में रख के बात करें। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सीबीआई का एपिसोड हम लोगों ने देखा, सीबीआई चीफ बनाने के लिए कितनी राजनीति हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ, उसी तरह से अभी इन ईडी है या जो भी हो, इनके ऊपर जो इनके जो मेन बॉस लोग हैं उनमें बिठाने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो उनको केंद्र सरकार के हुक्मों पर ही चलना है। जब तक लोग ऊपर से पीएमओ ऑफिस से उनको आदेश, वो फ़ोन नहीं जाएगा, आदेश नहीं जाएगा, वो ईडी के लिए ईडी वीडी किधर जाएगी भी नहीं किसके पास, समझ रहे क्या? ये तो ज़बरदस्ती चालू है लोग का, और पूरी तरह से ये लोग पूरा दमन कर रहे हैं। देखिए, उद्धव साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि मतलब परिजनों पर भी आ जाते हैं, बच्चों पर आते हैं, ये सारी चीज़ें का भी इल्ज़ाम लगाया है। तो क्या आपको लग रहा है कि सचमुच में इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है? पूरा कर रहे हैं, पूरा चल रहा है परिवारों पे। अभी हमारे पर भी हमला हो गया था, सुशांत सिंह के अंदर कितने किसके नाम आए सब लोग जानते। अभी वो शाहरुख खान ने वो KKR का क्या हो गया, वो ममता दीदी को क्या उसने सपोर्ट कर दिया, उसके बेटे को फंसा दिया। ये क्या राजनीति है, ये क्या चल रहा है सब? ये तो नार्कोटिक्स वाले लोग को भी वो लोग ने ले लिया है ना, सब है ना, पुलिस यंत्रणा जितनी भी है ये सब अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सबका बॉस कौन है? अमित शाह जी है, और कौन है बताओ मेरे? चौधरी साहब, शाहरुख खान को क्या इस बात की सजा मिल रही है उनके बेटे को, या ड्रग्स की वजह से मिल रही है? ये तो सब जानते हैं। देखिए, इतनी बड़ी क्रूज पे अगर पार्टी हो रही है तो चाय पीने के लिए जाहिर सी बात है, चाय पीने के लिए नहीं हो रही है, तो उसकी भी जांच चल रही है। मुझे लगता है सबने उसमें सहयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद वो बात सामने आ ही जाएगी कि क्या। लेकिन ऐसे मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद का यूं सामने आना, क्या हमारी पूरी एक, अब मैं आप तीनों से किसी दल के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक तीनों से एक सामान्य नागरिक, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति और एक जागरूक नागरिक के रूप में बात करना चाहूँगा कि क्या इस तरह के मुद्दों का आपस में टकराना और राजनीतिक भेद, उसका इस्तेमाल होना कितना सही है, कितना गलत है? सर, मैं फिर से वही कहूँगा, जब तक जांच नहीं हो रही है, यही अगर वहाँ खान नाम नहीं आता तो शायद इतना उस पर बखेड़ा नहीं होता था। अच्छा, वही चीज वो भी कह रहे हैं कि अगर ये शाहरुख ना होते तो शायद सब उसमें कूद पड़े, तो दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं। अदानी कोर्ट में क्या हो गया? अदानी कोर्ट में तो ना जाने कितना ड्रग्स मिला, वो क्यों नहीं उठा रहे? सर उठाया ना, वो तो किया ना, उसके ऊपर भी तो कार्रवाई हुई। इतने इसमें आया ये बात कि इतना ड्रग्स। अरे हमारी मुंबई पुलिस, कैलाश भाई, अगर वो खान ना होते तो क्या सचमुच ऐसा होता कि खान नहीं है तो फिर अरमान कोहली वाला मामला भी तो बड़ा गूंजा था? देखिए, अभी आज ऐसे बहुत सारे मामले गूंजे हैं। खैर, आर्यन के मामले में एक फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़ा नाम है शाहरुख खान का, उनके बेटे का नाम आना, तो ये तो है कि कहीं ना कहीं चर्चा और जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं या जो मामले सामने आए उसके मुकाबले ये मामला ज़्यादा गर्म हुआ। तो ये होना क्या चाहिए सचमुच में? इस तरह के मुद्दों पर राजनीतिक टकराव होना चाहिए या जांच एजेंसियों को उनके कार्य करने की छूट होनी चाहिए? देखिए, जांच एजेंसियों को कार्य करने की छूट तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में निष्पक्ष जांच अगर वो करते हैं तो इस तरीके की बातें उठेंगे ही नहीं, बातें उठेंगे ही नहीं। क्योंकि आज भी आपने देखा कि आज हमारे मुंबई के अध्यक्ष और मंत्री नवाब मलिक साहब ने कुछ पंचनामाओं का जिक्र किया और वो अभी ने ट्विटर पे डाला हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति 3-4 अलग अलग मामलों में पंच हो जाता है। तो क्या ये निष्पक्ष जांच है? निष्पक्ष जांच होती है तो उसमें कोई भी राजनीतिक दल, पूरी जांच पर सवाल उठ रहे हैं, पूरे जांच पर सवाल उठ रहे हैं। और इसलिए ये इस मामले को जो है अलग तरीके से न देखते हुए एक निष्पक्ष जांच की जरूरत होती है। उस समय अगर निष्पक्ष जांच होती है तो कोई भी पार्टी इसमें राजनीति नहीं लेकर आती है। लेकिन चौधरी साहब, क्या ये निष्पक्ष जांच है? नहीं, बिल्कुल सर, कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जी बिल्कुल, उसी तरह जैसे नहीं नवाब मलिक जी के जो रिश्तेदार के बारे में जो केस हुई, नवाब भाई के रिश्तेदार के बारे में जो केस हुई, कितने नाम है आप भी जानते हैं सर। तो अभी भी वो सस्पेक्टेड ही है सब, अभी भी वो जांच चालू हो रही है, लेकिन अभी भी सीबीआई ये नहीं बता पाई कि आत्महत्या हुई है कि मर्डर हुआ है, अभी तक नहीं बता पाई। और नवाब भाई के रिश्तेदार के ऊपर जो आरोप उठे उसमें तो चार्जशीट में अभी उनको कहना पड़ा कि ये अम्लीय पदार्थ था ही नहीं। तो फिर इतने दिनों तक एक व्यक्ति, वो चाहे नवाब मलिक जी हो, नवाब मलिक साहब के रिश्तेदार हो या अन्य कोई भी हो, जैसे वो एक एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती भी इसी तरह से गई थी और फिर छूट कराई,
क्या रिया चक्रवर्ती हो, नवाब साहब के दामाद हों या आर्यन खान हो या इस जैसे कोई भी नाम हो, जब तक कि जांच उनका मीडिया ट्रायल एक तरह से चल जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट उनके कैरियर पर भी पड़ता है, तो थोड़ा सा एक इस मामले में एक अलग तरीके का रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए जांच एजेंसियों को, या हाइप इतना कर देते हैं कि फिर जांच एजेंसियां भी बैकफुट पर नहीं आ पाती हैं? मेरा साहब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जांच एजेंसियां ही है जो मीडिया ट्रायल करवाती है और कुछ कैसा, देखो आप पुलिस हो या जो भी हो, आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो गोपनीय रहता है, उसकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। अभी मैं एज एन एडवोकेट कोर्ट में जाता हूँ तो हमारे हाथ में डायरेक्ट रिमांड एप्लीकेशन देते नहीं, एफआईआर देते नहीं, बोले कोर्ट में एप्लीकेशन करो। यहाँ आर्यन खान के मामले में मैं देख रहा हूँ उसके रिमांड एप्लीकेशन, उसका अरेस्ट पंचनामा, वो सब मीडिया पे आ गया। ये कैसे भाई? यानी यहाँ दाल में कुछ तो काला या पूरी दाल काली है। और मैं एक और कहूँगा, मैं एडिशनल कहूँगा, हमारी जो मुंबई पुलिस है उनको तो माफिया कह रहे हैं, मुंबई पुलिस को तो माफिया कह रहे हैं, सिंघम है, ऑलवेज सिंघम है। ये कोई दूसरे लोग को, दूसरे एजेंसी वाले को लाके उनको सिंघम कहला जा रहा है। हमारे को पूरा मुंबई पुलिस में हमें पूरा विश्वास है और ये पूरा मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश है, सब, दूसरा कुछ नहीं है। लोगों में ऐसा दिखाया जा रहा है अभी आर्यन खान में भी कि इन्हें मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अरे मुंबई पुलिस है बोल के आज सब बचे हुए, नहीं तो साले ये लोग भी नहीं दिखेंगे जो लोग उनको इतना बदनाम कर रहे हैं। चलिए, मुद्दे में कई बातें हैं। ये बताएं प्रकाश साहब चलते चलते कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व शिवसेना के हिंदुत्व से कितना अलग है, चलते चलते? सर, कल आपने उद्धव जी का भाषण सुना रहेगा, उन्होंने एक लाइन कही कि हम महाराष्ट्र को भी पश्चिम बंगाल जैसा बनाएंगे। तो आप मुझे ये इसका कुछ अर्थ समझा सकते हैं कि क्या इनका कहने का मतलब हम लोग पश्चिम बंगाल जैसी तरक्की करेंगे या पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति अराजक जिस तरह से वहाँ चल रहा है वो यहाँ पे लाएंगे? तो हिंदुत्व में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बहुत कट्टर विचार प्रणाली वाले लोग हैं, लेकिन ये भी विचार रखते हैं कि जैसा मेरे मित्र एडवोकेट साहब ने कहा कि हिंदू धर्म सर्वसमावेशक है और सहिष्णुतावादी। बिल्कुल है सर, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को हम लोग साथ में लेके जाने में अपना विश्वास रखते हैं, उनकी भी तरक्की के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जिस तरह ये कोशिश होती नहीं, ये जबानी हो या प्रैक्टिकल भी उस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकली कर ही रहे, कई जगह पे कर रहे हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल के बारे में जो अभी मेरे भाई ने जो बताया ना, ये बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल जो है वो डेवलप्ड ये है, स्टेट है उनका। इसकी क्या बोलते हैं उसको, क्लोथिंग, कपड़े के व्यापार में वो लोग बहुत आगे हैं। जी सर, बिल्कुल। हाँ। लेकिन कल जो मेलावा हुआ वो कट्टर एक तरह से हिंदू विचारों के साथ था, जैसा कि उन्होंने कम से कम 50 बार नाम लिया रहेगा हिंदुत्व का कल उनके भाषण में। मैं मेरा हिंदुत्व दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे हाथ में देखिए शिव बंधन है बिल्कुल। हाँ, यह हमारा हिंदुत्व है। मैं हज करने गया था, सलमान भाई, मैं रोक के बोलता हूँ, मैं हज में गया था, ये मैंने वहाँ पे नहीं निकाला जी। हज करते वक्त ऐसी किसी चीज पर बंदिश नहीं है कि आप इसको काटिए, इसको निकालिए? ये आपकी एक संस्कृति है, आप अपने किसी उससे जुड़े हुए हैं। हाँ। आप उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आप इस्लाम से खारिज थोड़ी हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व है? आपका हिंदुत्व, शिवसेना का हिंदुत्व कौन सा? हमारा जो हिंदुत्व है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व है मेरा। आज मैं पैदाइशी शिव सैनिक हूँ। जब मुझे 2012 में नगर सेवक बनाया गया, साहब ने बुलाया मुझे, साहब ने मुझे पूछा की तुझं वय किती रे, तुझं वकिलीचं वय किती? फिर पूछे की तुझं संघटनेतलं वय किती? बोला साहेब जन्मापासून सैनिक आहे आणि कापाल तर भगवा निघेल। और साहब ने फिर मेरे पीठ थपथपाई। उस वक्त सुनील प्रभु जी भी थे, वो शैलेश पंसे थे, आपके मोहन मिटवाकर भी थे, वो भी बताएंगे। यानी अभी मेरे बदन में शारे का आ रहे। हालांकि बाला साहब के स्मारक का जब मुद्दा आया था आज से 6 साल पहले, 18 नवंबर 2015 को, तो बाला साहब के स्मारक को विरोध करने वाले हमारे जो साथ में बैठे थे हमारे वहाँ पे बीजेपी वाले, वो लोग विरोध कर रहे हैं, यानी हिंदू लोग विरोध कर रहे। तो मेरे को ये मेरा हिंदुत्व मैं बता रहा, जब ने मेरा हिंदुत्व पूछे ना आपने, यानी जिस बाला साहब ठाकरे के पूरे हिंदुस्तान पे उपकार है, पूरे महाराष्ट्र पे उपकार है, पूरे मुंबई पे उपकार है, वहीं के लोग जिनके बदौलत जो हाउस में आके बैठे वो लोग साहब के स्मारक को विरोध कर रहे। तो वो गुस्से में मुझे इतना गुस्सा है कि मेरा बीपी 280 हो गया, मैं गिर गया, मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया, तो 1 महीना कोमा। देखा उसमें
वो ये मेरा हिंदुत्व है। जी जी। अगवानी साहब, इन दोनों के हिंदुत्व का आप देख ही रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हिंदुत्व का मुद्दा उठे या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे हों जो आम नागरिकों से जुड़े हुए हों? नहीं, देखिए, ये तो स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही किसी जाति या धर्म के मुद्दे को लेकर काम नहीं करती है। हम ज़मीनी तौर पर लोगों की सुख सुविधाएं, लोगों को जो ज़रूरत है उसके बारे में बात करते हैं और वही हम अपना धर्म मानते हैं। जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अनेक लोग आप देखेंगे, हमारे अजित दादा पवार सुबह 7 बजे से लोग लेकर के काम शुरू करते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह मंदिर में जाना चाहिए और वो सुबह सुबह अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जयंत पाटिल साहब हो, छगन भुजबल जी हो, सुप्रिया ताई हो, नवाब मलिक जी हो, ये सारे नेताओं को आप देखेंगे, ये अपने काम को, अपने कर्म को अपना धर्म मानते हैं और इसी विचारधारा पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी। अब हुआ ये है कि ये सरकारें, दो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी कभी एक दूसरे के साथ रहे हैं। अब ये नाइत्तेफाकियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने, एक दूसरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाने, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का एक मसाला लोगों को मिल गया है कि चूँकि सरकार में अब दोनों साथ नहीं हैं। इसके कारणों पर अगर गहराई से जाएं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और शिवसेना के बड़े नेता इसका सही जवाब दे सकते हैं। ज़मीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि वो खाई बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम दुष्परिणामों पर फिर हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे और इस तरह के अतिथि हमारे साथ ज़रूर जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आज आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, नतीजा कुछ निकलना नहीं है। नतीजा यही है, अंत में रोज़ी रोटी का मसला बड़ा होने वाला है। हिंदुत्व जैसे मुद्दे एक तरफ रहेंगे, वो पार्टी की लाइन रहेगी, लेकिन मुद्दे वही काम करेंगे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से आपके बड़े नेताओं तक ये सारी बातें जाएंगी और वो आम जनों की बात करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग आए, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी, अपनी बातों दूसरे की बातों का जवाब देने की कोशिश की। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैलाश जी, मेहराज जी और चौधरी साहब का एक बार फिर से हम धन्यवाद अदा करते हैं। और इनसे जुड़ी हुई कोई बात, इनकी पार्टी से जुड़ी हुई कोई बात आप अगर कहना चाहें तो DRV चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें और हम इन तक आपकी टिप्पणियाँ पहुँचाएंगे और इनके जवाब भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को, हमारे अतिथियों को दीजिए स्वागत, इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।